Hello everyone, my name is Vikram Singh, work as a science teacher in M International School, Naya Gaon, Kota. Today I am going to start chapter number 10, gravitation of class 9. So first we should talk about gravitation. What is gravitation? So gravitation is defined as the non-contact force of attraction between any two bodies in the universe. कि यानी इस यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो नॉन कॉन्टैक्ट अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी बिना एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए बिना जो अट्रैक्शन फोर्स अकर होता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। और ये यूनिवर्स की हर किसी दो बॉडीज के बीच में लगता है। द अर्थ अट्रैक्ट्स और पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन और नियर इट्स सरफेस टुवर्ड्स इट्स सेंटर। देखिए इस ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारा अर्थ है ये ग्रेविटेशनल की प्रॉपर्टी पोजेस करता है। ये क्या करता है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको अपने नियर सरफेस के या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है या पुल करता है। द फोर्स with which the earth pulls the object towards its center is called the gravitational force of the earth। और ये जो फोर्स है अर्थ का, ये फोर्स जिससे ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ पुल होते हैं, ये फोर्स ही आपको क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ बोल दो या ग्रेविटी ऑफ द अर्थ बोल दो, बात एक ही है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखिए ग्रेविटेशनल का एक यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। क्या है वो लॉ? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय आइजैक न्यूटन। किसने दिया था ये? आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये लॉ दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। क्या कह रहा है ये लॉ ये कहता है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। Consider two bodies A and B having masses m1 and m2 whose centers are at a distance d from each other। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं इस स्टेटमेंट को कि सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट दूसरा B है। इस A का मास हमने सपोज कंसीडर किया है m1 और इस B का हमने मास कंसीडर किया है m2। अब दोनों मासेस के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो हमने ले ली d, कंसीडर किए d, ठीक है। तो m1 A का मास, m2 B का मास, और दोनों बॉडीज के सेंटर से के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया स्मॉल d। अब क्या कहता है ये कि द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी दोनों के प्रोडक्ट मासेस का प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। तो F प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग F प्रोपोर्शनल मैंने लिख दिया m1 इंटू m2। ये हो गया दोनों मासेस का प्रोडक्ट जो कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। एंड द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और देखिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी? d, तो यानी डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में कोई चीज आती हो जाती है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन, और डिस्टेंस का स्क्वायर तो ये d का स्क्वायर। ये मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो यानी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने दो इक्वेशंस बना ली, एक तो F प्रोपोर्शनल m1 m2 मास के रेस्पेक्ट में, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन d स्क्वायर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। अब कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूंगा। देखिए F इसके भी प्रोपोर्शनल है और F इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों को मैंने कंबाइन किया, देन वी गेट F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो मेरे को क्या मिला कि F किसके प्रोपोर्शनल है? m1 m2 के, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आपको पता है फिजिक्स में हम अभी तक पढ़ते आए कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो उसकी जगह एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करा तो मुझे एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ। उस कांस्टेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कैपिटल G से। अब ये G क्या है? G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, और इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। कितनी रहती है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू रहती है G = 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।
ठीक है, नेक्स्ट, इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की बात हुई है कि जो इसकी जो वैल्यू है, जी की वैल्यू, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, एंड द मासेस ऑफ द बॉडीज, और ना ही बॉडी के मासेस पर डिपेंड करेगी, और द डिस्टेंस बिटवीन देम, और ना ही दोनों बॉडीज के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। दिस लॉ इज यूनिवर्सल इन द सेंस दैट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज। इसको यूनिवर्सल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये इस पूरे यूनिवर्स में हर बॉडी पर एप्लीकेबल है, वेदर द बॉडीज आर बिग और स्मॉल, चाहे वो बॉडी बड़ी हो या छोटी हो, वेदर दे आर सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल, चाहे वो सेलेस्टियल बॉडी हो या टेरेस्ट्रियल बॉडी हो। सपोज द मासेस of two bodies having 1 kilogram each and the distance d between them is 1 m, then F equals to G। देखिए, अब हम सपोज करते हैं कि हमें पता है कि F प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 अपॉन d का होल स्क्वायर। अब सपोज दैट दोनों m1 और m2 का मास है 1 kg, ठीक है, तो 1 into 1 कितना हो गया 1, और d भी मैंने ले लिया और दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया मैंने 1 किलोमीटर, तो यानी 1 into 1 upon 1, तो यानी क्या हो गया, पूरा 1 हो गया। तो क्या बचेगा आपका F इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या बचेगा, ओनली जी के, क्योंकि m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू 1 और d भी 1, तो ये F इक्वल्स टू, यानी अगर किसी यूनिवर्स में 1 kg के दो बॉडीज हैं, समझिएगा 1 kg के दो बॉडीज हैं और उनके बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स की जो वैल्यू होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो अट्रैक्टिव फोर्स की जो वैल्यू होगी, वो किसके, उसकी वैल्यू क्या होगी, जी के इक्वल, यानी जी, और जी की वैल्यू वो क्या भाई 6.67 वाली। Then the universal gravitational constant is defined as the gravitational force between two objects of unit mass, each separated by a unit distance from each other placed anywhere in space. Okay, clear it? The SI unit of G is Newton meter square per kilogram square. The value of capital G, universal gravity constant, was found out by Henry Cavendish. किसने फाइंड आउट की थी इसकी वैल्यू, हेनरी कैवेंडिश में, बाय यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस का एक्सपेरिमेंट यूज करके। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना गिवन एज बिलो। देखिए, ये जो लॉ है बहुत सारे फिनोमिना को सक्सेसफुल एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट फिनोमिना क्या है कि द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसके कारण जो हम जो है अर्थ सरफेस से बाइंड अप रहते हैं, ठीक है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो हम हवा में उड़ जाएंगे, ठीक है, तो हम इजीली वॉक करते हैं सरफेस पे, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ने हमको और जितनी भी बॉडीज ने उसको पुल करके रख रखा है। सेकंड, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो मून रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों ओर, वो भी उसमें भी कौन सा फिनोमिना काम करता है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स का। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो मून अपनी ऑर्बिट छोड़कर स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगा। थर्ड, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, तो जैसे मून और अर्थ के रेस्पेक्ट में वैसे ही प्लैनेट और सन के रेस्पेक्ट में केस है, वहां पर भी ग्रेविटेशनल का फोर्स का फिनोमिना ही वर्क करता है। फोर्थ, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, और जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स आती हैं सीज के अंदर, ये भी मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आती है। द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन वाटर, ठीक है, रिवर्स में जो वाटर फ्लो हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उस वाटर को भी किसने पुल कर रखा है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं। The motion of the moon around the earth is due to centripetal force provided by the force of attraction of the earth, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अर्थ के चारों ओर जो मून रोटेट कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का फिनोमिना काम करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फिनोमिना मतलब वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन उसको यहां पर एक नया टर्म से इंट्रोड्यूस करेंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, कि अर्थ और मून इजीली अर्थ के चारों रिवॉल्व कर रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में क्या काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये भी क्या है, एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, और ये फोर्स सर्कुलर पाथ में लगता है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, और ये फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल होता है वेलोसिटी और या एक्सीलरेशन की डायरेक्शन के चेंजेस में।
द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, बात वही आ गई जो भी मैंने ऊपर एक्सप्लेन की है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, और एज इट जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटी फोर्स के कारण अकर हो रहा है। If there were no such force, the moon would pursue a uniform straight line motion. ये बात भी मैंने भी आपको बताई कि अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा मून और अर्थ के बीच में, तो मून अपनी ऑर्बिट को छोड़ देगा और बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर जाएगा। थैंक यू।